Okay. Now, today we will be doing the modification in gas power cycle. और ये मॉडिफिकेशन हम बेसिकली ये जितने भी मॉडिफिकेशन कल भी हमने बात की और ये जितने भी मॉडिफिकेशन हम करेंगे ये सारे मॉडिफिकेशन हम करेंगे अपनी पावर साइकिल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कल हमने बात की थी रीहीट के बारे में, रीहीट गैस टरबाइन साइकिल के बारे में। ये भी एक मॉडिफिकेशन था और जिससे हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमने 3 मॉडिफिकेशंस बताए थे उसमें से जो सेकंड मॉडिफिकेशन है वो है गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग। सो आज हम बात करेंगे गैस टरबाइन साइकिल विद इंटरकूलिंग के बारे में। अब ये इंटरकूलिंग होता क्या है? अभी तक जितना भी काम हमने किया वो सारा टरबाइन एंड पे करते थे, चाहे रीहीटिंग कर रहे हो चाहे हम रीजनरेशन कर रहे हो, ये सारा टरबाइन एंड पे करते थे। मगर अब जो आज हम काम करेंगे वो हम करेंगे कंप्रेसर एंड पे। तो होता क्या है कि जब आप कंप्रेसर में कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर बहुत, कंप्रेशन से प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पंप को उतने ही वॉल्यूम को कंप्रेस करने में या कंप्रेसर को उतने ही वॉल्यूम को कंप्रेस करने में ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है, वो हमेशा उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम इंटरकूलिंग को यूज करते हैं। अब इंटरकूलिंग में करते क्या है, इंटरकूलिंग में करते कैसे हैं ये हम देखेंगे। तो इंटरकूलिंग में हमारे पास दो तरीके के कंप्रेसर होंगे। इंटरकूलिंग में हमारे पास दो तरीके के कंप्रेसर होंगे। तो हुआ क्या, हमारी जो एयर आई वो कंप्रेसर में अंदर आई, ये कंप्रेसर में इनलेट हुई एयर, और यहां से जो कंप्रेसर होगा इस पहले कंप्रेसर को हम बोलेंगे लो प्रेशर कंप्रेसर, एलपीसी। सो एलपीसी विल बी लो प्रेशर कंप्रेसर। एलपीसी से क्या होगा, आपकी जो एयर है, ये अभी हमने एयर इनलेट की है एयर, एलपीसी जो एयर है वो अब क्या होगा, एक चेंबर में जाएगी जिसमें अब क्या है, एलपीसी से जो भी चीज निकल रही है वो हाई प्रेशर पे है, प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि ये कंप्रेसर है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। अब ये जो एयर है इसको हम एक चेंबर में भेजेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटरकूलिंग चेंबर। इंटरकूलिंग चेंबर में क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अ हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है ठंडे पानी की। तो ये क्या करती है, ये दो अपनी जो इसकी हीट है एयर की वो इस ब्लू वाली कॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है, और मेरी जो गैस निकली थी या जो एयर अंदर गई थी कंप्रेसर से, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गई थी, अब वो कूल होकर के हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे आ जाती है। अब ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो है वो कहाँ जाएगा, वो वापस नए तरीके के कंप्रेसर में जाएगा। ये वापस नए तरीके के कंप्रेसर में जाएगा, एंड दिस कंप्रेसर इज कॉल्ड एचपीसी, दैट इज हाई प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर। एचपीसी में दोबारा कंप्रेस होगा और फिर वही साइकिल जो नॉर्मल साइकिल है वो यूज हो जाएगी, ये कंबस्शन चेंबर में जाएगा, और कंबस्शन चेंबर से निकल करके यहाँ पे बर्निंग होगी, यहाँ पे हमारी फ्यूल इनलेट होगा, फ्यूल इनलेट से मेरी जो एयर है वो बर्न होगी और कंबस्टेबल गैसेस में कन्वर्ट होगी। ये कंबस्टेबल गैसेस जो हैं वो वापस टरबाइन में जाएंगी और टरबाइन से निकल करके वापस हीट एक्सचेंजर में जाएंगी, और तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज माय टरबाइन। ये मेरी टरबाइन है और इससे मेरा जनरेटर जुड़ा होता है, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है जिससे आपकी पावर
प्रोड्यूस होती है। अब क्या हो रहा है कि अगर ये मेरी क्लोज्ड साइकिल है तो ये हीट एक्सचेंजर में जाएगी, और अगर ये ओपन साइकिल है तो ये सीधे एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाती है और नई एयर जो है वो इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। मगर हम बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे क्लोज्ड साइकिल पे हम बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे क्लोज्ड साइकिल पे। तो फिर से बात करते हैं क्या हुआ हमारे इस इंटरकूलिंग में। दिस इज माय इंटरकूलिंग चेंबर, दिस इज माय इंटरकूलिंग चेंबर, दिस इज माय इंटरकूलिंग चेंबर। ये इंटरकूलिंग क्या हुआ, दो तरीके के कंप्रेसर हैं, एयर जो है वो सक होगी और वो लो प्रेशर कंप्रेसर में जाएगी। लो प्रेशर कंप्रेसर से जो एयर बाहर निकलेगी वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में निकलेगी। इसको हम इंटरकूलिंग चेंबर में भेज देंगे। दिस इज इंटरकूलिंग चेंबर। इंटरकूलिंग चेंबर में प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा बट टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा। तो क्या होगा कि अब जो एयर आ रही है हाई प्रेशर कंप्रेसर में वो हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर होगी, ताकि मेरा कंप्रेसर और ज्यादा इसको कंप्रेस कर सके, मेरा कंप्रेसर और ज्यादा इसको कंप्रेस कर सके। और हाई कंप्रेसर से जब एयर निकलेगी तो वो बहुत हाईली कंप्रेस्ड होगी, हाईली कंप्रेस्ड होगी, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और वो कंबशन चेंबर में भेजी जाएगी। कंबशन चेंबर में फ्यूल इनपुट होगा, वहां पे कंबशन होगा, कंबशन प्रोडक्ट जो है वो वापस टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में उसकी एंथैल्पी ड्रॉप होगी और फिर उस एंथैल्पी ड्रॉप से वर्क आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होगा इंटरकूलिंग का। अब इंटरकूलिंग को समझने के बाद हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इंटरकूलिंग होती क्या है, ताकि आपको डिस्क्राइब करना आसान हो जाए। शायद कल मैं आपको जो रीहीट का बारे में लिटरेचर लिखाना भूल गया था, तो वो अपने आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको लिटरेचर भी लिखा दूँ। तो इंटरकूलिंग के बारे में लिखिए। ड्यूरिंग इंटरकूलिंग during intercooling, air is compressed, air is compressed, air is compressed in low pressure compressor, in low pressure compressor, and exit low pressure compressor, and exit low pressure compressor at high pressure and high temperature, at high pressure and high temperature, comma, this air is now sent, this air is now sent in intercooling chamber, this air is सर एक now बार sent, hello, से रिपीट कर दो सर। this air is now sent, सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग से फिर से चलिए। during intercooling air is compressed in low pressure compressor, air Yes, sir. is compressed in low pressure compressor and the exit and air exit at high pressure and high temperature, and air exit at high pressure and high temperature. This air is sent for cooling, this air is sent for cooling in intercooling chambers, in intercooling chamber where the air is cooled, the air is cooled and again sent to high pressure compressor, and again sent to high pressure compressor for compression, and again sent to high pressure compressor for compression.
this compressed air is now sent to combustion chamber for combustion, and the combustion product is sent to turbine for expansion, and the combustion product is sent to turbine for expansion. Next para लिखिए. The process of intercooling reduces pump work. The process of intercooling reduces pump work, which helps in increase in network, and overall efficiency of gas power cycle. ठीक है, लिख लिया. यस सर. अब देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरकूलिंग को एक्सप्लेन कीजिए या फिर रीहीट को एक्सप्लेन कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपकी इंटरकूलिंग क्या है, आपकी रीहीट क्या है, फिर आपको ये सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको बनाना है टीएस डायग्राम. अब टीएस डायग्राम में इस इंटरकूलिंग प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान से देखिए. टीएस डायग्राम में, नॉर्मल सिचुएशन में टीएस डायग्राम में हमारे पास दो प्रेशर होते हैं, दो प्रेशर होंगे हमारा जो, और इसमें क्योंकि दो कंप्रेसर हैं इसलिए एक इंटरमीडिएट प्रेशर भी हमारे पास आ जाएगा. तो हमारा जो कंबशन प्रोसेस था या हमारा जो प्रोसेस था वो शुरू होगा पॉइंट 1 से. पॉइंट 1 क्या होगा, इनलेट टू द लो प्रेशर कंप्रेसर. तो हम ये मानते हैं कि मेरा इनलेट जो है, इनलेट यहां से शुरू करते हैं, ये इनलेट है. तो मेरा 1 to 2 प्रोसेस जो है, 1 to 2 प्रोसेस जो है वो इनलेट है और लो प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेशन है. यानी 1 to 2 प्रोसेस जो है ये मेरा लो प्रेशर कंप्रेसर में कंप्रेशन. अब क्या हुआ, 2 से लेकर के 3 तक ये इंटरकूलर में गया हुआ है. इंटरकूलर में 2 से लेकर के 3 तक गया हुआ है. इंटरकूलर क्या होता है, इंटरकूलर हमेशा इंटरमीडिएट प्रेशर पे होता है. तो मान लेते हैं ये वाली लाइन मेरी प्रेशर 1 है, ये वाली लाइन मेरी प्रेशर 2 है जो हायर प्रेशर है, जो बेसिकली इनलेट टू द टरबाइन होगा, और ये जो ब्लू लाइन है ये मेरी इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये मेरी पीआई है, इंटरमीडिएट प्रेशर. तो अब इंटरकूलिंग होगी. इंटरकूलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कि जब ये इंटरकूलिंग होती है तो ये तब तक होती है जब तक हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर T1, अगर ये T1 है, T1 अचीव ना हो. तो ये थोड़ा सा मेरा जो एक्सेस है वो बाहर चला गया है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेस इसको पीछे बना लेते हैं. तो इंटरकूलिंग होगी और 2 से लेकर के 3 तक, यहां तक इंटरकूलिंग होगी T3 तक, सच दैट T1 एंड T3 टेम्परेचर आर इक्वल. ये इंटरकूलिंग, ये जो 2 से लेकर के 3 तक है वो इंटरकूलिंग हो रही है 2 से लेकर के पॉइंट 3 तक. ये पॉइंट 3 है और ये ऐसी होती है, ये मेरा नया एक्सेस है, इसको आप नया एक्सेस को इस तरीके से बना लीजिएगा TS. ध्यान देने वाली बात यह है कि आइडियल सिचुएशन में इंटरकूलिंग तब तक होगी जब तक मेरा ओरिजिनल टेम्परेचर T1 अचीव ना हो जाए. यानी यहां का टेम्परेचर और यहां का टेम्परेचर सेम होना चाहिए आइडियल सिचुएशन. अब इंटरकूलिंग हो गई पॉइंट 3 तक. फिर क्या हो रहा है, एचपी टरबाइन में जा रहा है, एचपी कंप्रेसर में जा रहा है, सॉरी, एचपी कंप्रेसर में 3 से 4 तक जाएगा. तो 3 से 4 तक ये फिर से कंप्रेस होगा. So this was point 3 and this is point 4. So 1, 2, 3 and 4. अब ये 4 पे पहुंच गया. अब हमारा नॉर्मल सिचुएशन आ गया. अब हमारा 4 से लेकर के 5 तक कहां गया है, 4 से लेकर के 5 तक कंबस्शन चेंबर में गया है. तो 4 से लेकर के 5 तक हमारा हीट एडिशन होगा कंबस्शन चेंबर.
4 से लेकर के 5 तक हमारा हीट एडिशन होगा कंबशन चेंबर में। सो लेट दिस बी 5। सो यहां पे हम 5 पहुंच गए, हमारा हीट एडिशन हुआ कंबशन चेंबर। और फिर 5 से लेकर के 6 तक क्या होगा, 5 से लेकर के 6 तक जो है वो हमारा एक्सपेंशन होगा हमारा टरबाइन में। सो 5 से लेकर के 6 तक एक्सपेंशन होगा हमारा टरबाइन में, एंड देन 6 से लेकर के 1 तक वापस जो मेरा हीट है वो हीट एक्सचेंजर में रिलीज हो जाएगा, हीट रिजेक्ट हो जाएगा और वापस हम टेम्परेचर T1 में आ जाएंगे, वापस हम टेम्परेचर T1 में आ जाएंगे। इस हिसाब से जो हमको ये साइकिल मिला है 1 2 3 4 5 6 and back to 1, this cycle is called intercooling cycle, where this part is called 2 to 3, this part is called intercooling. और इंटरकूलिंग का ध्यान देने वाला बात क्या है कि आइडल सिचुएशन में T1 और T3 की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई इंटरमीडिएट प्रेशर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरमीडिएट प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है रूट ऑफ P1 इंटू P2। यानी अगर मैं आपके इनलेट का प्रेशर और इनलेट टू टरबाइन का प्रेशर यानी मैक्सिमम प्रेशर लूं, यानी P5 लूं और P1 लूं, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका रूट जो होगा वो इंटरमीडिएट प्रेशर के बराबर होगा। ध्यान दीजिए इस केस में P4 इज इक्वल टू P5 है और इस केस में P6 इज इक्वल टू P1 है, क्योंकि ये दोनों एक ही प्रेशर पे, ये दोनों एक ही, क्योंकि आइसोबार है, ये एक प्रेशर है, ये एक प्रेशर है। तो P1 और P6 बराबर है, P4 और P5 बराबर है, और ये जो P2 और P3 है, P2 इज इक्वल टू P3, ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड इंटरकूलिंग साइकिल और गैस पावर साइकिल विद इंटरकूलिंग। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब हमने गैस पावर साइकिल विद इंटरकूलिंग देख लिया है, तो अब हम इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए। परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको इसका नेटवर्क निकालना पड़ेगा। तो नेटवर्क निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको ये साइकिल दिख रही है, नेटवर्क निकालने के लिए आपको पता है व्हाट इज नेटवर्क। वर्क डन नेट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द टरबाइन माइनस वर्क डन बाय द कंप्रेसर। इस केस में पंप नहीं होता, यहाँ पे एयर है, एयर हमेशा कंप्रेसर में जाती है, वाटर हमेशा पंप में जाता है। ठीक है, तो यहाँ कंप्रेसर होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय द कंप्रेसर क्या हो जाएगा, आप देखिए एक कंप्रेसर ये है और एक कंप्रेसर ये है, एक एलपी कंप्रेसर है और एक एचपी कंप्रेसर। तो हमारे पास दो कंप्रेसर है, हमें दो कंप्रेसर पर वर्क डन ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पूरे साइकिल में m मास ऑफ एयर फ्लो कर रही है, तो m इंटू पहला कंप्रेसर वर्क यानी एलपी कंप्रेसर वर्क इज H2 माइनस H1 प्लस दूसरा एचपी कंप्रेसर वर्क इज H4 minus H3. This will become net compressor work. Now what is work done by the turbine? Work done by the turbine will be this much. ये this much 5 से लेकर 6 तक है। अगर आप टरबाइन देखें तो 5 से लेकर के 6 तक है। तो मेरा वर्क डन बाय द टरबाइन क्या हो जाएगा, m H5 minus H6, H5 minus H6। तो हमारा वर्क डन नेट क्या हो जाएगा, वर्क डन नेट हो जाएगा वर्क डन बाय द टरबाइन, m को मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं दोनों के लिए, H5 माइनस H6 माइनस पूरा कंप्रेसर वर्क, माइनस पूरा कंप्रेसर वर्क, एंड कंप्रेसर वर्क इज H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3। ये टोटल नेटवर्क बनेगा।
आपको नेटवर्क मिल गया। अगर आपको हीट इनपुट भी मिल जाए और हीट इनपुट मिल जाए तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो क्यू इनपुट क्या हो रहा है, क्यू इनपुट देखिए 4 से लेकर के 5 तक आपका हीट इनपुट है, क्यू इन है। तो आपका हीट इनपुट हो जाएगा m H5 माइनस H4। तो आपके पास वर्क डन नेट है, आपके पास हीट इनपुट है, आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इस प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इस प्रोसेस की एफिशिएंसी आ जाएगी वर्क डन नेट अपॉन वर्क डन हीट इनपुट। हीट इनपुट। ठीक है, वर्क डन नेट हमने क्या निकाला था, वर्क डन नेट हमने ये निकाला था। तो वर्क डन नेट m कॉमन निकालो, H5 माइनस H6 माइनस होल कंप्रेसर वर्क दैट इज H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3। ठीक है, H4 माइनस H3 होल डिवाइडेड बाय m कॉमन निकालो, दिस इज H5 माइनस H4। mm कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी H5 माइनस H6 होल माइनस H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3 होल डिवाइडेड बाय H5 माइनस H4। आपके पास जब ये एफिशिएंसी आएगी तो आप इसी पूरी चीज को टेम्परेचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है H5 माइनस H6 कैन बी रिटन एज Cp। अब यहाँ Cp क्या होगा, यहाँ Cp क्या होगा, यहाँ Cp होगा, Cp की वैल्यू 1.005 kg पर किलो जूल्स पर केजी केल्विन हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है कि अगर आपको मास ऑफ द फ्यूल नहीं दिया है तो आप मास जो कंप्रेसर में जा रहा है और मास जो टरबाइन में जा रहा है उसको सेम रख सकते हैं। मगर अगर मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है तो थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट आएगा, उसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा कि मास में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो H5 माइनस H6 को हम लिख सकते हैं Cp T5 माइनस T6। इसी तरीके से H2 माइनस H1 को लिख सकते हैं Cp T2 माइनस T1। सारे Cp कॉमन आ जाएंगे, नीचे से Cp कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा। ये पूरी एफिशिएंसी टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिखी जा सकती है। तो अगर मैं इस पूरी एफिशिएंसी को टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिखने की कोशिश करूं तो आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी टेम्परेचर के टर्म्स में वो मैं जल्दी से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे आगे। सो एफिशिएंसी इन टेम्परेचर टर्म्स विल कम आउट टू बी Cp कॉमन आ गया T5 माइनस T6 माइनस होल T2 माइनस T1 प्लस T4 माइनस T3 होल डिवाइडेड बाय Cp कॉमन आ जाएगा T5 माइनस T4। Cp कट जाएगा। तो ये आपकी एफिशिएंसी फॉर इंटरकूलिंग जो है वो टेम्परेचर के टर्म्स में लिखी जा सकती है। ऐसी ही एफिशिएंसी आपकी जो है रीहीट में भी लिखी जा सकती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इंटरकूलिंग सिर्फ इतना सा था, इतना अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए इंटरकूलिंग, अगर आप इतना एफिशिएंसी तक लिख देते हैं तो आपके लिए इंटरकूलिंग वाला क्वेश्चन पूरा मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, यस। okay, now before we move on to the next session I will be dictating one question, और फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे so that हमें वो जो मैं आपको बता रहा था वो प्रोसेस क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन लिखिए, यही क्वेश्चन आज मैंने असाइनमेंट में भी दे रखा है। ये क्वेश्चन लिखिए गैस टरबाइन यूनिट रिसीव्स air at 1 bar 300 Kelvin and compressed to 6.2 bars. The compressor efficiency
the compressor efficiency is 88%. The fuel, full stop करके लिखिए, the fuel has heating value. Heating value is nothing but the calorific value. Heating value of 44186 kilojoules per kg, and the fuel air ratio is 0.017 kg fuel per kg air, क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो जो होता है वो हमेशा फ्यूल बाय एयर होता है. The turbine efficiency is 90%. Calculate A, क्या क्या कैलकुलेट करना है हमको? कैलकुलेट वर्क डन, B work done by turbine, B air compressed and thermal compression, air compressed and compressor work C thermal efficiency take following values for product of combustion. अब ये जो वैल्यूज दी जा रही है ये उस चीज की है जब मेरा एयर जो है वो कंबस्शन चेंबर में बर्न हो चुका है और कंबस्टेबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं. तो Cp is 1.147 kilojoules per kg and gamma for combustible product is 1.3. ये क्वेश्चन है, ये मैंने आज आपके असाइनमेंट में भी दे रखा है. इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी रहती है. इस क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ चीज ना समझ में आई हो तो वो प्लीज पूछिए. मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूं. गैस टर्बाइन यूनिट रिसीव्स एयर एट 1 bar 300 Kelvin and compressed to 6.2 bar. The compressor efficiency is 88%. The fuel has heating value, that is calorific value of 44186 kilojoules per kg and fuel air ratio is 0.017 kg fuel per air. The turbine efficiency is 90%. Calculate work done by the turbine, air compressed and compressor work, thermal efficiency. The following values of product of combustion can be taken, that is Cp is equal to 1.147 kilojoules per kg Kelvin and gamma is 1.3. Now this again, though it is an important question, but this is solved example of your gas power cycle in the book what I have supplied to you. E-book जो आपको दी है उसका ये solved example है. ठीक है.
सो आपका ये टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा है, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन को मैं अभी ओपन करूंगा एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाय द टाइम ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके, ओके। Yes, sir.